बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय के अंतर्गत अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं बच्चों, संक्षेप में उत्तर दीजिए। और यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है बच्चों, यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगरों में या ग्रामीण क्षेत्र में? कारण बताइए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, यदि मैं रोम साम्राज्य में रहा होता तो नगरों में रहना अधिक पसंद करता, क्योंकि रोम में कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक आदि नगरों में लोगों का जीवन ग्रामीण लोगों के जीवन की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित था। शहरी जीवन की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। नगर विभिन्न उद्योगों का केंद्र था और प्रायः व्यावसायिक गतिविधियां यहीं से संचालित की जाती थी। नगर प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्रियाशील था, इसलिए वहां पर लोगों की सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे, नगर में रहने से एक लाभ यह था कि वहाँ खाद्यान्नों की कमी नहीं होती थी। वहाँ अकाल के दिनों में भी लोग अपना जीवन सुखमय ढंग से व्यतीत करते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी जिंदगी पेड़ों की पत्तियाँ, जड़ें, छालें, झाड़ियाँ आदि खाकर बचाते थे। नगरों में उच्च स्तर के मनोरंजन भी उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 176 दिन लोगों के मनोरंजन के लिए कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इस अध्याय में उल्लेखित कुछ छोटे शहरों, बड़े नगरों, समुद्रों और प्रांतों की सूची बनाइए और उन्हें नक्शों पर खोजने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपने द्वारा बनाई गई सूची में संकलित किन्हीं 3 विषयों के बारे में कुछ कह सकते हैं? क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे छोटे शहर व बड़े नगर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक, रोम, कुस्तुनतुनिया, बगदाद, दमिश्क आदि। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे बच्चों समुद्र। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी आदि। ठीक है, इसके बाद आगे तीसरी हेडिंग डालेंगे बच्चों, लिखेंगे नदियाँ और यहाँ पर लिखेंगे राइन नदी, डैन्यूब नदी, दजला नदी, फरात नदी, नील नदी आदि। ठीक है, इसके बाद फिर डालेंगे हेडिंग में प्रांत, देख लेना आप यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे गाल यानी कि आधुनिक प्रांत, और हिंसपेनिया यानी कि उत्तरी स्पेन जिसे कह सकते हैं आप, बेटिका दक्षिणी स्पेन, और नुमिदिया अल्जीरिया का उत्तरी भाग, और फिर लिखेंगे ट्यूनिसिया, कैंपेनिया यानी कि इटली, मैसिडोनिया यानी यूनान आदि। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। और जहाँ तक रही मानचित्र कार्य की बात, तो इसके लिए आप स्वयं से इसको अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर यहाँ पर जो है इसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लिखेंगे 3 विषयों का वर्णन निम्नवत किया जा सकता है। और पहले लिखेंगे रोम साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर कुशल प्रशासन की स्थापना में इन नगरों की अहम भूमिका थी। ठीक है, सरकार इन्हीं नगरों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी। इसके अतिरिक्त इन नगरों की खास विशेषता भी थी। उदाहरण के लिए सिकंदरिया यूनानी रोमन जगत का संभवतः सबसे बड़ा बंदरगाह था। इस नगर की गणना रोम साम्राज्य के 3 सबसे बड़े नगरों में की जाती थी। इस नगर के अतिरिक्त रोम और एंटियोक रोम के अन्य सबसे बड़े नगर थे। ठीक है बच्चों, फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। भूमध्य सागर और उत्तर एवं दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के समीप सभी क्षेत्रों पर रोम साम्राज्य का एकाधिकार स्थापित था। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों रोम साम्राज्य के उत्तर में राइन और डैन्यूब नदियां साम्राज्य की सीमा निर्धारक थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका, कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी हैं जो घर की ज़रूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची बना रही हैं। अपनी सूची में आप कौन सी वस्तुएं शामिल करेंगी?
तो उत्तर में क्या करेंगे आप? उत्तर में आप ठीक इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से एक संपन्न साम्राज्य था। वहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन बड़े चाव से करते थे। इसके अतिरिक्त वे पोशाक, आभूषण और मनोरंजन के भी शौकीन थे। उपरोक्त वर्णित दशा को ध्यान में रखते हुए यदि मैं रोम साम्राज्य में एक गृहिणी होती तो अपने घर परिवार की जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची इस प्रकार से तैयार करती। और यहाँ पर आप सूची तैयार करेंगे बच्चों। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे खाद्य सामग्री, हेडिंग डालकर लिखेंगे रोटी, मक्खन, अंगूरी शराब, बिस्कुट, जैतून का तेल, अंडे, दूध, मांस, चीनी, तेल आदि। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे पहनने योग्य सामग्री और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों स्त्री व पुरुष दोनों के पहनने के लिए वस्त्र, स्वर्ण व चांदी के गहने आदि। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे सफाई करने हेतु सामग्री और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कपड़े धोने और नहाने का साबुन, झाड़ू आदि। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों बच्चों के हेतु सामग्री और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों की जरूरत की चीज़ें, दवाइयाँ, पुस्तकें, कॉपियाँ, पेंसिल व मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार के खिलौने आदि, अच्छे बर्तन और सजावट की वस्तुएं भी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं तीसरे प्रश्न का। इसके बाद आइए देख लेते हैं, यहाँ पर चौथा प्रश्न होता है शुरू और इसमें पूछा है आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी की मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों प्रारंभ में रोम साम्राज्य में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था। दिनारियस रोम का एक प्रसिद्ध सिक्का था। सिक्कों को ढालने के लिए चांदी स्पेन की खानों से आती थी, लेकिन रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना बंद कर दिया क्योंकि परवर्ती साम्राज्य में स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे यहाँ तक कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिड्स नाम का शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। इसका वजन 4.5 ग्राम था। परवर्ती पुराकाल में स्वर्ण मुद्राएं ही व्यापक रूप में प्रचलित थी। इसका कारण यह था कि अन्य देशों के व्यापारियों को स्वर्ण मुद्रा से भुगतान किया जा सके और वह मना न कर सके। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य में सोने की कमी नहीं थी। साम्राज्य को अकेले हेराल्ड के राज्य से ही प्रतिवर्ष 1,25,000 किलोग्राम सोना प्राप्त होता था। यही कारण था कि सोने के सिक्के निसंदेह लाखों करोड़ों की संख्या में प्रचलित थे। यहाँ तक कि रोम साम्राज्य के अंत होने के पश्चात भी इन सिक्कों का प्रभाव कायम रहा और मुद्राओं का प्रचलन रहा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे लिखेंगे वर्तमान समय में नई प्रौद्योगिकी व धातु के विषय में ज़्यादा जानकारी के कारण एल्युमिनियम, तांबे और मिश्र धातुओं के सिक्कों की ढलाई की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं संक्षेप में निबंध लिखिए और यहाँ पर पांचवा प्रश्न है आपके लिए, अगर सम्राट त्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल होते और रोमवासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता तो क्या आप सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न होता? ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर आप देश लिखें। क्या लिखेंगे? देश। उत्तर लिखेंगे यदि सम्राट त्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहा होता और रोमवासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता तो भारतीय संस्कृति, शिक्षा, धर्म, भाषा, कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, वेशभूषा व स्थापत्य कला आदि पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे जब भी दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां आपस में एक दूसरे से परस्पर मिलती हैं तो उन दोनों संस्कृतियों के मध्य कुछ सांस्कृतिक तत्व आत्मसात कर लिए जाते हैं और कुछ को त्याग दिया जाता है। इस प्रकार एक नए सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश का जन्म होता है जिसमें दोनों संस्कृतियों के तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी बाह्य शासक यदि किसी देश पर आक्रमण करता है तो उसका उद्देश्य उस विजित देश का सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से शोषण करना ही होता है। उसका मूल उद्देश्य उस देश की सभ्यता को नष्ट कर अपनी सभ्यता व अपने धर्म का विस्तार व प्रचार प्रसार करना होता है। जैसा कि बाबर भारतीय संस्कृति को तहस नहस व लूटपाट के ही उद्देश्य से भारत आया था।
किंतु इसकी सांस्कृतिक विविधता के आगे उसका सारा अहम चकनाचूर हो गया। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता रही है कि उसने सदैव दूसरी संस्कृतियों की अच्छाइयों को आत्मसात किया है। उदाहरण के लिए मुगलों के पश्चात अंग्रेज लोग भारत आए, वे भी एक प्रकार से आक्रमणकारी ही थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने स्वाभाविक रूप को पूर्ण रूपेण नहीं बदला, बल्कि अंग्रेजी संस्कृति को भी अपने भीतर समाहित कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे, इसी प्रकार यदि सम्राट त्राजान भारत विजय में सफल रहा होता तो आज का भारत अवश्य ही कुछ निम्न अर्थों में भिन्न होता। और कैसे भिन्न होता, चलिए पॉइंट में लिखते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, सांस्कृतिक क्षेत्र में कला, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला व स्थापत्य कला का नमूना रोमन कला के आधार पर होता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, अनेक रोमन प्रांतों की भांति यहाँ भी छोटे छोटे राज्य स्थापित होते। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, ईसाई धर्म राजधर्म के रूप में घोषित हो जाता और दास प्रथा को बढ़ावा मिला होता। ठीक है, आगे अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, भारत का शोषण आर्थिक आधार पर होता, जैसा कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक किया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज का भारत त्राजान के आक्रमण से निसंदेह भिन्न होता। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका छठा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें से रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण चुनिए। और उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर में लिखेंगे रोमन समाज को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे क, रोमन समाज की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से प्रमुख विशेषता यह थी कि उस समय समाज में एकल परिवार का चलन व्यापक स्तर पर था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार में नहीं रहता था, वयस्क भाई भी ज़्यादातर अलग ही रहते थे। दूसरी तरफ दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे ख, गणतंत्र के परवर्ती काल यानी प्रथम शती ईसा पूर्व तक विवाह का ऐसा रूप प्रचलित था जिसके अंतर्गत पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में उसका अधिकार विवाह उपरांत भी कायम रहता था। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु पत्नी अर्थात महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता के मरणोपरांत वह अपने पिता की संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी और उसे पुरुषों की अपेक्षा अधिक विधिक अधिकार प्राप्त था। इसके अतिरिक्त पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक हस्ती नहीं बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से अलग अलग वित्तीय हस्तियां माना जाता था। तत्कालीन समाज में तलाक देना आसान था, इसके लिए पति पत्नी के मध्य विवाह भंग करने के इरादे की सूचना ही पर्याप्त थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट लिखेंगे ग, प्रायः पुरुषों का विवाह 28, 29, 30, 32 की आयु में और लड़कियों की शादी 16, 18, 22, 23 वर्ष की आयु में होता था। स्त्रियों के ऊपर उनके पतियों का कड़ा नियंत्रण रहता था और उनकी नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। बच्चों के मामले में पिता को ही कानूनी अधिकार प्राप्त था। ठीक है, आगे लिखेंगे रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण। ठीक है, और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टी, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी सुदृढ़ था। गेहूं, अंगूरी शराब व जैतून का तेल प्रमुख व्यापारिक मदें थी जिनका तत्कालीन समाज में ज़्यादा उपभोग किया जाता था। ये व्यापारिक मदें मुख्य रूप से स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आयातित होती थी। इन फसलों के लिए इन प्रांतों में सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल व अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई मटकों या कंटेनरों द्वारा की जाती थी। इन्हें एम्फोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? एम्फोरा। आप ध्यान दें, एम्फोरा। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े आज भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। रोम में टी टेस्टिकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। आगे लिखेंगे बच्चों, स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से लेकर 160 ईस्वी में
चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि चरम पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनरों में जाया करता था। उन्हें ड्रेसल 20 कहा जाता था। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है। उन्होंने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अनेक उत्खनन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है स्पेन में तेल का व्यापक प्रसार था। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ प्रांतों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादक तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती चली गई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद भी करते रहें साथ साथ। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहें कक्षा 11 इतिहास के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।